प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण काम समझा रहे हैं, उसको आपको समझना होगा क्योंकि सारे बच्चों को क्लियर है कि भैया केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। लेकिन क्लास 11th में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो हर टीचर आपसे कहता है कि भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पता ही होगा आपको, लेकिन आप शर्म के मारे कुछ कह ही नहीं पाते हो क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लास 10th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले कौन कौन से मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का शिकार होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग शिकार करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यहाँ पर एक हेडिंग बन गई है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और सबसे पहले आपको उसका शिकार करना है। क्या करना है? शिकार। सबसे पहले दुनिया का हर व्यक्ति ये जानता है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना हो उसका पहले एटॉमिक नंबर लिखो। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। 7 का मतलब 2,5। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये क्या चाहेंगे कितने हो जाए? 8। तो नाइट्रोजन के पास आ जाते हैं 3 अमोनिया खुशी खुशी, कहता है मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। और दुनिया में सभी लोग जानते हैं सबसे छोटा और हल्का एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। और सभी बच्चे जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इससे ये दोनों में शेयरिंग होती है, दोनों में शेयरिंग होती है, ये दोनों में शेयरिंग होती है। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने हो गए? 8। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2 2 2। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपको नजर आएगा कि शेयरिंग करने से नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हर हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बात समझ में आई? तो बच्चों ये पार्ट अगर आपको क्लियर है तो उसको हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। तो बच्चों अगर कोवलेंट बॉन्डिंग आपने करी है तो आप ये भी याद रखिए कि अमोनिया का शेप कैसा होता है? पिरामिडल। कैसा होता है? पिरामिडल। याद रखना है भैया इसको, पिरामिडल इसका शेप होता है। कैसा शेप होता है? पिरामिडल। तो प्यारे बच्चों इस पिरामिडल शेप को और जरूर याद रखिए। और बच्चों यहाँ पे देखिए ये अमोनिया का शेप हो रहा NH3 हमने दोबारा बनाया। अब बच्चों क्या होता है कि आपने कई दफे नाम सुना होगा हर दफा के तहत। क्या सुना है? कि सर कहीं ना कहीं हमने ये भी पढ़ा है कि अमोनियम आयन क्या होता है? अमोनियम। बच्चों पिरामिडल शेप का मतलब क्या होता है? बच्चों याद रखो, अगर किसी भी एटम के पास, जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने क्या बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एक लोन पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो और एक लोन पेयर है तो याद रखो भविष्य में उसका शेप कैसा होता है? पिरामिडल शेप। कैसा शेप होता है? पिरामिडल शेप। बच्चों मीथेन का शेप कैसा होता है? बता ही नहीं पा रहे हो। मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल शेप होता है। बताया था ना, यानी घर पे नहीं पढ़ किया। मीथेन का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। याद है कि नहीं है? कुछ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो घर पे? इसलिए हमने पहला लेक्चर भेजा था कि इसको दोबारा देखना। देखो अमोनिया का शेप पहले ही बता चुके हैं, पिरामिडल शेप। घर पे पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, सिर्फ बैठे रहते हो। ये देखो मीथेन का शेप कैसा शेप है? टेट्राहेड्रल शेप बना है ना। प्यारे बच्चों पिछले के नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए तो बच्चों आपके सामने अमोनिया आ गया, और ये मान के चलिए अमोनियम आयन के आप शिकार होंगे। जब आप शिकार होंगे तो चिल्लाएंगे। तो ये होता है अमोनियम आयन NH4+। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। तो बच्चों अमोनियम आयन की वैलेंसी कितनी होती है? कहोगे सर +1। कितनी है? +1। प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ बताने के लिए हमारे पास बैठे हैं रुद्राक्ष। बताएंगे कि अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो रुद्राक्ष को कहना है कि सर अमोनिया तो बन गई, और सर अमोनियम आयन बनाने के लिए आपको H+ लाना पड़ेगा बगल में। हमने कहा H+, ये कैसा आइटम? कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यदि H+ लिख दोगे तो उसका मतलब जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। यानी H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो। कितने हैं? जीरो। तो तुम कहोगे सर अगर इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है तो ये बेचारा उससे शेयरिंग तो कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास खुद है कुछ नहीं। नहीं।
हाँ सर, ये तो शेयरिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ होना चाहिए तो शेयर करेगा। अरे अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन कहता है अच्छा चलो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता, तो चलो शेयरिंग नहीं हो सकती, तो चलो आयनिक बॉन्डिंग कर देते हैं। आयनिक बॉन्डिंग के चक्कर में नाइट्रोजन कहता है चलो मैंने दिए तुमको 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कहता है मैं तो अमीर हो गया, मेरा पेट पूरा हो गया। लेकिन अमोनिया कहता है मैं तो बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने तुमको परमानेंट दे दिए, परमानेंट शेयरिंग नहीं, परमानेंट दे दिए, तो मैं तो बेकार हो गया ना, क्योंकि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। इसलिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती, आयनिक बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती। तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जिसकी हमने हेडिंग डाल रखी है। ये बच्चों है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या पढ़ाया जाता है? ये पढ़ाया जाता है कि भैया उसमें एक ही आइटम ऐसा होता है जो अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। पहले शेयरिंग दोनों के एक इलेक्ट्रॉन की हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक ही एटम ऐसा होगा जो अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। कहोगे सर ये कैसे होता है? हमने कहा देखो ना, ये ऐसे होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के लिए, नाइट्रोजन के लिए भी है और H+ के लिए। बच्चों अभी जो मैंने बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? जेम्स बॉन्ड। नहीं मतलब जेम्स बॉन्ड नहीं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बच्चों ऐसे एरो से दिखाते हैं। अच्छा सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तो वही हो सकती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तभी होती है जब एटम का यानी कि मॉलिक्यूल का खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और एज वेल एज उसके पास लोन पेयर भी मौजूद हो, है ना, तभी क्या हो सकती है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो सकती है। लोन पेयर ही नहीं होगा तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करेगा? तो उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो और शेयरिंग करने के लिए उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर आपको आज के बाद अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे NH3। क्या लिखेंगे? NH3। फिर ये लगाएंगे डंडा और लगा देंगे H+। ये बच्चों एक स्ट्रक्चर हो सकता है। और पूरा दिखाना चाहो तो ये भी दिखा सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए। लेकिन चाहने वाले, जो आपके चाहने वाले लोग होंगे, वो कहेंगे कि इस डंडे को, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? देखो, एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो और प्लस और माइनस लगा दो। तो बच्चों याद रखो, इसको बताने के लिए हमारे पास आ चुके हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हमको बता रहे हैं कि सर आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए रुद्राक्ष? सर ये आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डंडा यानी कि एरो हटा करके एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं और प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बुक्स में अमूमन बना भी रहता है। तो सर, हाँ बताओ बेटा। सर हाँ बताओ। सर यहाँ पे क्या आएगा? प्लस ना, और वहां पर क्या आएगा? माइनस। तो सर वहां तो प्लस पहले से ही है। अरे देखो ना, अरे इस डंडे को हटाया, सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस किया। लेकिन सिंगल बॉन्ड से जब रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? एक प्लस और एक माइनस। तो देखो प्लस हमने लगाया, लेकिन बच्चों जैसे ही यहाँ पे माइनस लगाओगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैंसिल। और बच्चों आपके पास एक सुनहरा स्ट्रक्चर बन के आता है अमोनियम आयन। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको जरूर याद होना चाहिए कि भैया ये अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर है जो आपकी जान निकाल के रख देगा। तुम कहोगे जान कैसे? बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनियम आयन है, बताओ उसकी वैलेंसी क्या है? तुमने बताया +1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तुमने बताया +1। लोग ये भी पूछते हैं कि बताओ अमोनियम आयन में प्लस चार्ज किस पे है? किस पे है? हाइड्रोजन में। ये बता रहे हाइड्रोजन में। अमोनियम आयन प्लस चार्ज हाइड्रोजन पे, किस पे है? देखो बच्चों, अमोनियम आयन में प्लस चार्ज हाइड्रोजन पे नहीं है, वो धोखा है। किस पे है? नाइट्रोजन पे है। किस पे है? नाइट्रोजन पे है। तो तुम कहोगे रे सर ये तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि एक के अंदर 2 काम हो रहे हैं। हाँ तो बच्चों आज के बाद याद रखना होगा अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। अब हमारे सामने आ चुके हैं हमारे तीनों शिष्य। शिष्य का नाम है शस्य। लीला, शिष्य का नाम ही शस्य। ठीक है, तो एक बच्चा बैठा है शस्य।
एक बैठा बेटा शौद, एक बैठा बेटा कोई नहीं बेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भैया हमको वाटर का स्ट्रक्चर बनाना है। तो वाटर का स्ट्रक्चर को देख करके सभी के मन में एक मुस्कुराहट आती है, खुशी के पल आते हैं कि सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8। 8 को क्या लिखेंगे 2,6। सर ऑक्सीजन बनाएंगे, हाइड्रोजन के पास चिल्ला चिल्ला के थक गए कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 6 दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ यहाँ पे शेयरिंग हुई है ना, और वाटर का स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी हो गया। लेकिन तुम कहोगे सर यहाँ पे तो गड़बड़ भी हो सकती है। मैं कहा क्यों सर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो पक्की बात है ये क्या करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग किसके साथ करता है। तो आपने कभी देखा है कि हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर H3O+ का स्ट्रक्चर देखा है किसी ने। H3O+ मतलब वाटर को H+ दे दो तो हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं H3O+। बच्चों काफी सारी रिएक्शंस में आपको वाटर ऑब्लिक H+ नजर आएगा, जिसका मतलब ये होता है कि एसिडिक मीडियम। कैसा होता है एसिडिक, क्योंकि H+ बताता है एसिडिक मीडियम, OH- बताता है बेसिक मीडियम। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, अगर H+ लिखा थी एसिडिक मीडियम को बताता है, और वाटर ऑब्लिक H+ का मतलब हुआ ये क्या है H3O+। तो हमारे सामने आ चुके हैं हमारे देवता लोग बताएंगे कि भैया यहाँ पर H3O+ का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको और चीज बता दूं कि बच्चों बचपन में आप एक चैनल देखते थे, उसका नाम था चैनल वी। क्या नाम था चैनल वी। तो आपको याद रखना होगा वाटर का जो शेप होता है वो कैसा होता है वी शेप होता है। देखो वी की तरह बना है, और उसमें वी शेप किसी भी मॉलिक्यूल का कब होता है जब उसमें 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर होते हैं। तो ध्यान से देखो उसमें 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। चलो बच्चों अब यहां पर आ गया H+, बड़ा इंतजार कर रहा है। तुमने कहा सर H+ के पास है क्या खोने के लिए, वो तो खाली है, 0 है। तो क्या होगा, तुम कहोगे सर ठीक है ऑक्सीजन कह रहा भैया मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे पास लोन पेयर भी है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं अपना ही एक लोन पेयर इसके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर बुक वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं। बुक वाला स्ट्रक्चर क्या कहता है कि भैया ठीक है भैया ठीक है, तो भैया यहाँ पर क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं और क्या लगाते हैं प्लस और माइनस। हमारे सामने शस्य बैठा है, शस्य कहेगा सर यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज। तो सर वहां माइनस दिखाई नहीं देगा। तो सर दुनिया में आज के बाद आपका स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया, इसी को कहते हैं H3O+। लोग कहते हैं गुरुजी अमोनियम आयन में आपने धोखा दिया था कि प्लस चार्ज हाइड्रोजन पे होता है। नहीं, नाइट्रोजन पे होता है। उसी तरह से गुरुजी लगता है यहाँ पे भी धोखा है कि H3O+ में प्लस चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर है। नहीं नहीं, H3O+ में प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ही ऊपर है। देखो ना, तो बच्चों आपको बताना होगा एग्जाम में, ये स्ट्रक्चर आपकी जान ले लेगा। कौन सा H3O+। H3O+ बच्चों आपकी क्या ले लेगा जान ले लेगा। क्या ले लेगा जान ले लेगा। तो बच्चों आपने 2 स्ट्रक्चर देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर। एक था अमोनियम आयन का और एक था H3O+ का। आपको देख करके पूर्णतः आनंद की प्राप्ति हुई होगी। लेकिन बच्चों में एक चीज और बताओ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक बॉन्ड और भी कहते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं कायदे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक बॉन्ड के नाम से और भी जानते हैं। उसका नाम होता है डेटिव बॉन्ड। क्या होता है डेटिव बॉन्ड। भाई 14 फरवरी आने वाली है, कई लोग डेट पे जाएंगे, तो ऐसे याद रख लो कि इस बॉन्ड को क्या कहेंगे डेटिव बॉन्ड। क्योंकि डेटिव बॉन्ड पे जब आदमी जाता है तो क्या बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्या बनाता है कोऑर्डिनेट। क्योंकि भैया डेटिंग होगी तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। चलो चलो भाई, चलो भाई। तो बच्चों आपने देखा कि भैया ये स्ट्रक्चर बड़े जोरदार थे और आपने इसका एप्लीकेशन देखा।
प्यारे बच्चों, अब आपको सही क्वेश्चन बताना है, एक जवाब। जो बच्चा बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। प्यारे बच्चों इधर देखो, इंस्टाग्राम बंद करो, देखो मल्टीपल चॉइस टाइप। हाँ, पहला प्रश्न लिखा है द प्रॉपर्टी विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड इज दैट। अरे बाप रे बाप, इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछ रहा। हमने बताई थी भैया कि इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये वेपोराइज जल्दी नहीं होता है ना, वेपोराइज जल्दी नहीं होता है। मतलब क्या होता है, ये लो वोलाटाइल होता है। इसकी वोलेटिलिटी क्या होती है, लो होती है, यानी ये जल्दी हवा में गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर करना भी है तो बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई। क्या कह रहा ये वेपोराइज इजीली हो जाता है, पगला है। ये तो प्रॉपर्टी किसकी होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती है। इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। मिल गया, यही ऑप्शन। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर एक ही ऑप्शन सही आना है ना, तो एक तो हो गया, आप छोड़िए काहे कंफ्यूज कर रहे हैं। दूसरा, व्हेन अ मेटल एटम बिकम्स एन आयन। अरे कोई मेटल जानते हो, देखते हैं। सर मेटल एक ही जानते हैं हम, कौन से जानते हो, कौन नहीं जानते। हाँ एल्यूमिनियम बताया बच्चे ने, एल्यूमिनियम बताया, मेटल होता है, कंफ्यूज हो रहा है। एल्यूमिनियम कह रहा बेटा, एल्यूमिनियम कह रहा कोई भी मेटल आयन कैसे बनता है। अरे हमने कहा मेटल आयन कैसे बनता है, ये पगला है क्या, पूछ रहा मेटल आयन कैसे बनता है। बेटा अगर मेटल आयन बनेगा तो वो बनेगा Al+3 बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स तुमको निकालने पड़ेंगे। भाई कोई भी मेटल को तुम अगर आयन बन रहे हो तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। तो मेटल हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। सोडियम भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो बेटा अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन। तो तुमने कहा कि ठीक है सर, मेटल आयन अगर आयन बनेगा तो देखते हैं क्या होता है। सर इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज ऑक्सीडाइज। सर ये तो पहला ही जवाब सही है, पहला ही सही हो गया, आगे कौन मेहनत करे। चलो, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है उसको भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। कहाँ सीखा था, रिडॉक्स रिएक्शन में। ये रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन हो गया। Which of the following compounds has all three bonds, ionic, covalent, coordinate। अरे बाप रे, ये तो हमको पागल बना देगा। कह रहा है कि तीनों तरह के बॉन्ड हो, आयनिक भी हो, कोवेलेंट भी हो, और कोऑर्डिनेट भी हो। तो जरा पागल हो गया है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होता है, हमको नहीं पता। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो सर लग नहीं रहा है। NaOH तो सर लग नहीं रहा। अमोनिया, सर ये तो लग रहा है क्योंकि अमोनिया का सर स्ट्रक्चर बनाया था प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड था NH3 में। सर अमोनियम क्लोराइड, सर ये भी नहीं लग रहा, क्योंकि सर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो बेस होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं Na+OH-। सर एक ही पता नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इसमें। तो सर ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा है, जरा बुक में देखो उसका आंसर क्या है। आंसर दिया है यार, ये बच्चों बुक में आंसर देखिए, एक्सरसाइज 2 मल्टीपल चॉइस टाइप। एक्सरसाइज 2 मल्टीपल चॉइस टाइप। तो बच्चों बड़ा खेद व्यक्त करते हैं, अभी इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो अमोनिया होता है उसमें प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनिक होता है, अमोनियम क्लोराइड। बच्चों हमें ऐसा डाउट लग रहा है कि अभी फंस गया एक ऑप्शन, हमें लगता है इसका ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड होगा। बच्चों इसका सही ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड ही है, क्योंकि बच्चों अगर आप अमोनियम को ध्यान से देखें NH4+ को, तो आपने देखा था कि अमोनियम में क्या बना था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्या था, N का H के साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी था। तो उसने अमोनियम नहीं लिखा, इसने अमोनियम के आगे जोड़ दी चीज क्लोराइड।
क्योंकि बच्चों अमोनियम क्लोराइड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो होता है NH4 अमोनियम और क्लोराइड होता है 1। दोनों की वैलेंसी क्या होती है 1 और 1, तो ये क्या बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड अगर तुम लिखोगे तो ये तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये NH4 प्लस है और Cl माइनस है। तो इसका मतलब NH4 प्लस में क्या दिखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ N के साथ क्या था कोवेलेंट बॉन्ड, और प्लस और माइनस क्या बता रहे हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। बाकी बच्चों सारे स्ट्रक्चर तो हम लोग ने उसी समय देख लिए थे। Which of the following is not a typical property of an ionic compound? Right? Which of the following is not a property of ionic compound? कह रहा आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ना हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट वो तो होती है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं और पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है। वाटर भी कैसा है पोलर सॉल्वेंट, तो आयनिक कंपाउंड किसमें डिसॉल्व होगा वाटर में होगा ना। तो इसने लिखा है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये गलत है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया इनसॉल्युबल इन वाटर, सी पार्ट। वाटर में तो सॉल्युबल होता है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ये जो पूछ रहा है कह रहा है जो प्रॉपर्टी ना हो तो सी पार्ट, ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये तो डिसॉल्व होते हैं। चलो अगला पार्ट, अगला पार्ट का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे रुद्राक्ष। रुद्राक्ष metal loss electrons during ionization, the change is called, चलिए ये तो अभी पढ़ाया था, क्या है इसका आंसर क्या है ऑक्सीडेशन। बालक ने बिल्कुल कहा कि सर ये तो बड़ी अभी बताया था कि मेटल यदि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन खत्म। कंपाउंड X कंसिस्ट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल, कंपाउंड X कंसिस्ट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल, X विल हैव, क्या कोई कंपाउंड X है कंसिस्ट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल्स, ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है। Compound X consists of only molecules. X will have so low melting point and low boiling point. हमको यही लग रहा है कि ओनली मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है जैसे अमोनिया हो सकता है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो उस पर प्लस माइनस चार्ज हो जाएगा ना। तो मॉलिक्यूल या तो अमोनिया अमोनिया हो सकता है, मीथेन हो सकता है ना, वाटर हो सकता है। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड जिस पे बनता है उनका लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट। शौर्य की जय हो, शौर्य का बेड़ा पार हो। सातवां, द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अरे बाप रे, ट्रिपल वाला सर आपने पढ़ाया था ना, पढ़ाया था बता जल्दी, कहोगे हाँ सर पढ़ाया था, क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर आज ही देखा उसमें था नहीं ट्रिपल बॉन्ड। मीथेन का सर देख चुके CH4 होता नहीं होता सर, अमोनिया का आज ही देखा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं था सर। बचा एक ही ऑप्शन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में N और N के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। आनंद आ गया। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइम। देखिए पढ़ो बच्चा, तुम लोग एक एक करके पढ़ो, पहला तुम पढ़ो, से पढ़ना। When the nuclei of two different reacting atoms are of dash mass, then a bond so formed is called dash covalent bond, equal, unequal, polar, non-polar. हाँ तो तुम बताओ फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या बने। Atoms having mass of, अब बताने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, जल्दी बताओ। इक्वल मास, पहले का लिखा है इसने इक्वल, चलो पहले इक्वल लिख देते हैं, फिर दूसरे का and the bond so formed is formed is unequal covalent bond. एक ही साथ दिया अनइक्वल, ये कैसा ऑप्शन है, दोनों ही गलत हुई गए। अरे एक ऑप्शन गलत है, कैसा बताया तुमने, तुम बताओ रुद्राक्ष। पोलर,
तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़े हो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? चलो शस्य की बारी, शौर्य की बारी, बताओ। सेंट जोसेफ की नाक रखो, फादर खुद ही चले आएंगे। नहीं सर अनइक्वल। कहोगे सर इसने इक्वल बोला था तो अनइक्वल तो ऑप्शन में गए। अरे यार भाई यार, ये बिल्कुल सही बात है। फिर नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है सर। पोलर उसने बोला था तो नॉन, अच्छा इसने तो कुछ नहीं यार, उसने सही बताया। अच्छा पढ़ते हैं एक बार। लिखा है व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट, दो अलग अलग रिएक्टिंग एटम्स हैं ऑफ, भाई अलग अलग होंगे तो उनका मास क्या होगा? अनइक्वली तो होगा, सेम थोड़ी नहीं होगा। ये तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया। दैट अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड, नहीं नहीं, नॉन पोलर नहीं होगा, पोलर होगा। दोनों ही लोग नहीं बता पाए हैं। कहोगे सर इसका एग्जांपल बताओ। बेटा अगर अलग अलग एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो तुमने वाटर ले लिया, अलग अलग एलिमेंट ले लिए, ऑक्सीजन और वाटर, तो तुम अगर वाटर का बनाते हो, मैंने तुमने वाटर का शेप बनाया, तो ये कह रहा है ये जो बॉन्ड्स होंगे, ये बॉन्ड्स ओ और एच के बीच में जो बॉन्ड्स बने हैं, ये वाले बॉन्ड्स, तो ये बॉन्ड्स कैसे होंगे? पोलर होंगे कि क्या होंगे? कहोगे सर वाटर तो वैसे भी पोलर होता है, ये पोलर क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चों यहां पर आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है ना, तो इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। किसी भी एलिमेंट की वो पावर जिससे वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, उसे क्या कहते हैं? उस एलिमेंट की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पे रहते हैं, उनका नाम होता है फॉन। फॉन, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। तो बेटा ऑक्सीजन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो तुम कहोगे सर इस प्रोसेस में होता क्या है? हमने कहा पहले डेफिनेशन याद कर लो, बुक में लिखी हुई है, नहीं बताइए तो एक बार लिख लेना, अभी बता देना, इस लेक्चर को दोबारा सुनना और फिर लिखना। द पावर ऑफ एन एलिमेंट, द पावर ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम कहोगे सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा ना, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसकाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसकाएगा, और थोड़ी देर बाद उसमें ये बन जाएगा कि इसके ऊपर आएगा पार्शियल टू माइनस, और इसके ऊपर आएगा पार्शियल प्लस, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल प्लस। इसको सर पार्शियल क्यों लगा रहे हैं? हमने कहा जब बॉन्ड टूट जाता है तो कंप्लीट प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन अभी बॉन्ड नहीं टूटा है, इसलिए हम पार्शियल प्लस माइनस लगा रहे हैं। समझ में आया? ये होता है बच्चों। तो मैं तो एक क्वेश्चन पढ़ के सर वो एक बात बोल रहा हूँ क्या सर, अगर दोनों ही सेम होते, जैसे मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो हमने कहा तो फिर बेटा ये तो कैसा होता? नॉन पोलर। क्योंकि बेटा इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी है और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी है, तो दोनों सेम ताकत से क्या खींचेंगे? एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। क्योंकि जब दोनों की ताकत सेम होगी तो न चार्ज इधर खिसकेगा न चार्ज इधर खिसकेगा। जब चार्ज का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो पार्शियल प्लस माइनस कहां से आएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो जब दो सेम एटम सेम मास के जब आपस में मिलते हैं तो कैसा बॉन्ड बनता है? नॉन पोलर। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। H2N2O2 नॉन। तो बच्चों आपने इस फिल इन द ब्लैंक्स को समझ लिया होगा कि भैया इसका सही जवाब क्या है, और घर जाकर के जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं उनको सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन भी लिखनी है कि किसी भी एलिमेंट की वो पावर जिससे वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसकी पावर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The power of the element to attract the shared pair of electron of other element is known as electronegativity. तो कहोगे ठीक है सर, तो क्या करें सर इसमें? अरे क्या करें क्या, फिलिंदा ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया, अनइक्वल मासेस है, पोलर है। हाँ अगला बताएगा शस्य, डी वाला पार्ट बताइए। In case of non-polar covalent bond, the covalent bond is formed in the dash of atoms and shared electrons are dash distributed. बताओ बेटा क्या भर ले?
बिला वो equally. बताओ, रुद्राक्ष भी बताने में लगा रखो, उसका हम बताते हैं। सर पहले वाले का इक्वली इक्वली, हाँ. अच्छा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आर मिडिल डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या? मिडिल डिस्ट्रीब्यूटेड. मिडिल, हाँ, रुद्राक्ष वेरीफाई करो सही है गलत है। लिखा है इन केस ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन इक्वली ऑफ एटम्स एंड शेयर इलेक्ट्रॉन आर मिडिल डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ यार बिल्कुल सही बताया इसने, बिल्कुल सही बताया। कह रहा है कि भैया नॉन पोलर है, तो सर अभी आप इतने तो बताया था कि नॉन पोलर तो तभी बनेगा जब दोनों एटम्स मॉलिक्यूल में क्या हो, सेम हो। तो सर ये भी खिसकाएगा अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ये भी खिसकाएगा, कहीं खिसकेंगे ही नहीं। क्यों? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भैया दोनों सेम ताकत से खींच रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पर कहीं नहीं खिसकेंगे, ना उधर ना इधर, वो कहाँ रहेंगे, मिडिल में। अरे राजा, राजा ने बात को पकड़ा और तुरंत जवाब दिया सही सही। चलो सी पार्ट बताएगा शौर्य। Ionic or electrovalent compounds do not conduct electricity in their dash state. नहीं आता है तो पीछे डिफरेंस में लिखा हुआ है, डिफरेंस में पढ़ के बता दो। इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस लिखा था, जल्दी पढ़ के बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ था कोई डिफरेंस, देखो पढ़ो सही से। Solid state. कह रहा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट देयर इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। सही तो बता रहे हो, क्यों? क्योंकि बेटा अगर सॉलिड होगा तो उसमें कैटायंस और एनायंस की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, और वो मूव तो करेंगे ही नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? तो सॉलिड रिजिड होता है, उसमें कैटायंस एनायंस की पोजीशन फिक्स होती है, जिसकी वजह से अगर वो सॉलिड फेज में होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। चलो चौथा वाला, शस्य, डी पार्ट। The ions in dash compounds are held very strongly due to strong dash forces. Electromagnetic, electrostatic will be. सर पहले का इलेक्ट्रोविलेंट, हाँ, strongly due to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नहीं मैग्नेट नहीं होता है उसमें, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल नहीं होते, चार्जेस होते हैं। चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स क्रिएट होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल सही तुम्हारी बात। आयंस किस में होंगे, किसमें? आयंस तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में होंगे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। और यहाँ कैसा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। शौर्य अगला वाला। The covalent compound, the bond is formed due to dash of electrons. शेयरिंग, हाँ शेयरिंग बता दिया तुमने आगे कि सर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें तो शेयरिंग हो, वरना शस्य बैठा था, तुम ना बता पाओ, ये ठोक देता, तुम बता देते ना। ये इलेक्ट्रो, अगला बताओ शस्य। electrovalent compounds have high boiling point. हाँ देखो तुरंत बताया उसने, ताबड़तोड़ एकदम तबाही मचा दी, फटाफट आंसर। बताओ तीनों के लिए, दूसरा बताओ भैया, पहला बैठो नहीं, दूसरे का बताओ, ए बी सी पार्ट, तीनों को बांट देते हैं। ए हो गया शस्य के लिए, बी हो गया शौर्य के लिए, और सी हो गया रुद्राक्ष के लिए।
बताओ ए पार्ट, अरे उसमें पढ़ के बताओ जल्दी, दूसरे का ये पार्ट। Formation of ions from molecules. Electrovalent. हाँ, अरे वाह, क्या बात है, इलेक्ट्रोवलेंट। तो राजा है, राजा राजा, राज्य करें, हम हैं राजा। चलो बी पार्ट। A bond formed by a shared pair of electrons with both electrons coming from the same atom. Same. भाई सेम एटम से बनता है तो होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन पोलर होगा कि नॉन पोलर, बताया था, नॉन पोलर होगा, बताया था अभी। तो इतना तो इससे सोच के बता दो, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सी ए बन रहे हैं हम लोग। सी वाला पार्ट बताओ, जल्दी बताओ। सी वाला पार्ट आजादी है, कोई भी पहले बता सकता है, जल्दी बताओ। Oxidation. Bond formed by the shared pair of electron. Each bonding atom contribute one electron to the pair. क्या? A bond formed by shared pair of electron. क्या होगा? पता नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख दो, क्योंकि इसमें लिखा है ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता है। ठीक है, हटाओ। चलो ये तो तीसरा चौथा क्वेश्चन होमवर्क हो गया घर पे। ठीक है, ठीक है, हो गया होमवर्क। लिखो उसमें बुक में होमवर्क, देखो प्यारे, होमवर्क लिखो तीसरा चौथा। और ये भी लिखो बेटा, सी पार्ट का दूसरा, ये भी होमवर्क है। सी पार्ट का चौथा, ये भी होमवर्क है। सी डी पार्ट का दूसरा, ये भी होमवर्क है। 10वां डी पार्ट का 10वां, ये भी होमवर्क है। सिक्स्थ ये वाला भी होमवर्क है। बस इतना ही होमवर्क है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो समझ में आ गया होगा, उसकी एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले अंत करते हैं।